इकोनॉमी का एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। कई बार आपके दिमाग में भी डाउट आता होगा, या मतलब कि सामान्य न्यूज़ में सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, लोग इस पर डिस्कस भी करते हैं कितनी बार, कि जैसे हमारा रुपया है और $1 है, ठीक है, तो आखिर डॉलर की ही इतनी वैल्यू क्यों है, या डॉलर के हिसाब से हम क्यों वैरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आता होगा। या वैश्विक स्तर पर डॉलर का ही महत्व क्यों है, हमारा जो है रुपया की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है, या रुपया हमारा जो है स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, या रुपया हमारे वैश्विक स्तर पर इतना प्रचलन में क्यों नहीं है, मतलब कई तरीके दिमाग में डाउट आती है। तो एक तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा लेक्चर रहेगा, और दूसरा प्रीलिम्स के पॉइंट, आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। तो आपको 2-4 पॉइंट जो भी समझ में आए, मैं तो ट्राई करूँगा पूरा कंप्लीट करने का, लेकिन 2-4 पॉइंट जो भी समझ में आ जाए समझ लीजिए कि लेक्चर सफल है, ठीक है। देखते हैं। पहली चीज़ तो कुछ मेन पॉइंट ये है कि रुपए को वैश्विक व्यापार में स्वीकार बनाना। क्यों अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का क्या फ़ायदा है, कि ताकि वैश्विक व्यापार में, एक घरेलू व्यापार बात नहीं हो रही है, वैश्विक व्यापार में किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से व्यापार करने के लिए, है ना, इसको इस व्यापार में क्या करना है, स्वीकार कर बनाना है। हर बार क्या आती है प्रॉब्लम ये आती है कि डॉलर वाली, है ना कि मतलब कि कितने लोग ऊब जाते हैं कि यार मतलब बार बार डॉलर क्यों आ रहा है ना। कि अब जैसे मान लीजिए कि आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास सोना है, मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, और आपके सामने बार बार कोई कह रहा है रुपया लेके आओ गोल्ड, आप कह रहे हैं नहीं सर मेरा ये गोल्ड जो है 500 का है, वो कह रहा है नहीं 500 रुपये लेके आओ, ये गोल्ड आपका 200 लग रहा है मतलब मान ही नहीं रहा है। लेकिन वही आप अगर 500 का नोट लेके जा रहे हो, भले ही आपकी नोट जो है पुरानी हो, फटी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू है। ठीक उसी तरीके से कई बार इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि हमेशा आपको जो है क्या होता है कि डॉलर की डिमांड होती है। अब आप कितना भी कहना है मेरा रुपये ले लो, मेरा रुपया बहुत अच्छा है, लेकिन अगला सुनने तैयार नहीं है, उसको डॉलर चाहिए, क्योंकि उसको डॉलर में ही पूरा ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है कि रुपये को वैश्विक व्यापार में स्वीकार बनाने के लिए रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। एक पॉइंट ये। दूसरा का विदेशी निवेश के लिए खुला करना, ताकि विदेशी लोग भी निवेश कर सकें यहाँ पर, है ना, विदेशी निवेश के लिए खुला करना। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, डॉलर पर निर्भरता कम करना, है ना, ताकि हम अगर हमारा ट्रेड रुपये में ही होता जा रहा है, दिक्कत क्या है, हमको फिर तो डॉलर की ज़रूरत ही नहीं ना। लेकिन जब रुपये में नहीं होगा तो डॉलर की बार बार रिक्वायरमेंट आएगी। आप डॉलर बचा करके रखेंगे भी अपने जो है रिजर्व में, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े डॉलर का ही हम यूज कर सकें, इस तरह का होता है। उसके बाद क्या आता है कि विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, मैं आपको भंडार की बात किया ना, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी डॉलर में ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसको भी ताकि जो है बचा कर रखा जाए। अगर रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए तो रुपये में हम रख लेंगे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब पहले ये हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बात की बात है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कितना होता है कितना नहीं होता है ना, ठीक है। एक तो ये कुछ जो है बेसिक बातें हो गई, इन बेसिक बातों को ध्यान रखिएगा। उसके आगे हम चलते हैं, कुछ आगे पॉइंट देखते हैं, और कुछ प्रमुख कदम भी देख लीजिए। जैसे ये देखिए ये पॉइंट कि यहाँ पर एक कुछ लिखा गया है कि प्रमुख कदम कालानुक्रमिक में, जैसे क्या हुआ 2004 में देखिए LRS आया था, है ना। अगर आपने करंट पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो कहीं पर मिला होगा आपको कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसमें क्या था, इसमें ये था कि हम जो विदेशी लोग हैं ना, जो वो लोग हैं क्या अनिवासी भारतीय, सुना अगर आपने, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनसे कहा जा रहा आप रेमिटेंस दीजिए, भारत में जो है लेके आइए, रेमिटेंस लेके आइए, मतलब ऐसा, है ना। तो डिटेल जाकर पढ़िएगा, उसके लिए ये स्कीम लेके आई गई थी। उसके बाद देखिए 2012 में देखिए आया था सार्क देशों के साथ करेंसी स्वैप समझते होंगे कि करेंसी के बदले करेंसी, है ना। उसके बाद देखिए 2014 में आया था नेपाल भूटान में INR सेटलमेंट, एक ये, और एक है कि 2016 में आया था कि एशियन क्लियरिंग यूनियन में INR शामिल, किसमें, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एशियन क्लियरिंग यूनियन में। और एक है 2022 में स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट लॉन्च, कब आया था 2022 में, ये बहुत फेमस था, है ना, कि मतलब स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। और एक है ACU में INR निपटान, ठीक है, कब है 2023 में। ये कुछ जो है प्रमुख कदम है ना, जिससे कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण में कुछ मदद मिल सके। देखिए एक पॉइंट है कि
अभी मैंने आपको चर्चा किया कि स्पेशल रूपी वोस्टर अकाउंट SRV एक विषय क्या है कि कोई मान लीजिए विदेशी बैंक है ना, फॉरेन बैंक है, कोई विदेशी बैंक है, वो क्या करेगा आकर के इंडिया में जो है अकाउंट खोल दे। और इस अकाउंट खोलने से क्या फ़ायदा हो कि ताकि जो ट्रेड हो वो किस में हो सके, रूपी में हो सके, है ना। न तो बार बार डॉलर की डिमांड करेंगे, और जब अपना अकाउंट लाकर यहाँ पर खोल देंगे इंडिया में तो उनका जो है ट्रेड किस में होने लगे, ये रूपी में कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। और यही क्या है आपका SRVA, है ना, SRVA। इससे थोड़ा सा साधा देखिए, जैसे कुछ पॉइंट है कि जुलाई में 2022 में लॉन्च हुआ था, अभी मैंने आपको बताया 2022 में आया था ये। विदेशी बैंकों को भारत में वोस्टर अकाउंट के, कौन बैंक भारत में अकाउंट खोलेगा, विदेशी बैंक खोलेंगे भारत में, है ना, वोस्टर अकाउंट। निर्यातक को INR में भुगतान, ठीक है ना, इंडियन रुपये में भुगतान करेंगे निर्यातक को भी, और आयातक लोकल करेंसी में भुगतान कर देंगे, है ना। लोकल करेंसी क्या है, रुपये ही है। ठीक है, तो INR मतलब निर्यातक और आयातक दोनों क्या होगा, आसान हो जाएगा जब हम ट्रेडिंग इसमें करेंगे रुपये में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या ना कि डिटेल में पूरा नहीं कर सकते, अब यही समझाने में केवल अभी ऐसा जो लोग पहले जान रहे हैं उनको पता होगा कि SRVA को ही समझाने में लग जाएगा 1 घंटा, इतना बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन खैर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिमाग में रहेगा तो फ़ायदा करेगा, है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट और है, देखिए देशवार INR व्यापार, इसमें कुछ आप मन करें तो देख लीजिए कि ऑर्डर वगैरह अगर आपको कभी लगे कि हाँ इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए कि रूस में जो है 40% का INR में जो है ट्रेड हो रहा है, और UAE के साथ देखिए 10% प्लस INR में, और श्रीलंका में देखिए जो है कि 60%, जो कि यहाँ पर 5 बिलियन ही है ना, उसमें जो है 60% INR में ट्रेड हो रहा है। नेपाल में आप देख रहे हैं, नेपाल में 95%, है ना, मतलब नेपाल पड़ोसी है तो थोड़ा सा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बाउंडेशन भी नहीं है, तो इसलिए जो है हो जाता है यहाँ पर। और मालदीव तो भाई 100% INR होता है ना, मालदीव ध्यान रखिएगा, मालदीव में 100% होता है। उसके बाद कौन आता है, नेपाल है। थोड़ा सा ये क्लियर रहना चाहिए, है ना। मान लीजिए कभी कभी UPSC घुमा देता है ना कि चलो ऑर्डर ही बता दो, आप ना कुछ बता कुछ और यही बता दो, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो आप जब प्रीलिम्स का कोई पेपर देखेंगे तो क्या पता 2-4 पॉइंट इसमें से निकल कर गया है, जिससे आपको जो क्वेश्चन सही होने को उम्मीद बढ़ जाए। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है नवंबर 2025 तक, देखिए वर्तमान स्थिति में क्या है कि कुल निर्यात $450 बिलियन, INR में निपटान कितना है, $55 बिलियन। INR हिस्सा कितना है, INR समझ रहे हैं ना, INR क्या है, बार बार सब ध्यान रखिएगा, है ना, रुपये की बात हो रही है। और INR हिस्सा क्या है, 12.2%। और 2022 से वृद्धि कितनी हुई है, 450% है, देख रहे ना, तो वृद्धि हुई है। एक चीज़ ये हो गया। अब आता थोड़ा सा कुछ लाभ के बारे में देख लेते हैं कि लाभ क्या होगा भाई। पहला पॉइंट क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में बचत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा भंडार ये आप जानते होंगे ना, जो क्राइसिस एक बार आया था 1991-92 सुना होगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार की ही प्रॉब्लम थी, ध्यान रखिए, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में बचत, लेन देन लागत कितना, 1% 1 से 2% कम, लेन देन लागत कम हो जाती है। और क्या, करेंसी अस्थिरता में कमी, मतलब हमेशा करेंसी चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं रहेगा। डॉलर हथियारीकरण से सुरक्षा, ठीक है, वेपनाइजेशन। और भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति बढ़ेगी कब, जब रुपए का क्या हो जाए, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो उससे यह फ़ायदा होता है। ये 3-4 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, कभी कभी मेंस में लिखने काम आ जाता है ना, या प्रीलिम्स में ये 3-4 पॉइंट दे देगा, तो पता रहना चाहिए ना थोड़ा सा। चलिए और भी कुछ है देख लेते हैं। चुनौतियाँ कुछ है क्या, देख लीजिए चुनौती कुछ है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। वैश्विक आरक्षित में केवल 2.2% हिस्सा, वैश्विक रिजर्व में कितना, केवल 2.2% हिस्सा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, और होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ही नहीं, देख रहे ना, आपने पढ़ा होगा, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो अकाउंट पढ़ेंगे, अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं ना, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ही नहीं। और क्या, बाजार में कम लिक्विडिटी है, बाजार में कम लिक्विडिटी भी एक प्रॉब्लम है। चुनौती ध्यान रखिएगा, चुनौती जब लिखने के लिए आएगा तो 3-4 पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्वीकार्यता सीमित है इसकी, किसकी, रुपए की, ज़्यादा वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता नहीं है।
हेजिंग सुविधाओं की कमी। अच्छा, हेजिंग समझते क्या होता है? हेजिंग थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, हेजिंग कैसा है, क्या है। मान लीजिए कि आप कोई किसान है, ठीक है, आप किसान हैं, आपने जो मान लीजिए कि देखा कि गेहूं का दाम कितना है, गेहूं का दाम मान लीजिए आपको पता है कि 2,000 रुपये है, ठीक, आपने पैदावार पैदा किया, लेकिन जब गेहूं पैदा करके आप बेचने गए उसका दाम कितना हो गया? 1,000 रुपया। अब आपके पास क्या हो गया कि 1,000 की नुकसान हो गया, नहीं हो गया? वो 1,000 नुकसान हो गया। तो अगर मान लीजिए आप पैदा करते वक्त, जब आपका मतलब कि गेहूं पैदा हो गया या पैदावार के समय आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन कर लेते, किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते ना, तो भले ही आपका गेहूं पैदा हुआ जब उस समय रेट गिर गया था, लेकिन आपको मिलता 2,000 रुपये ही। समझ रहे ना? तो ये क्या है? हेजिंग है। और यही हेजिंग की सुविधा में क्या है? कमी है अभी। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम, उम्मीद है कि हेजिंग समझ में आया होगा, बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे, है ना। एक चीज़ ये हो गया हेजिंग सुविधाओं की कमी। अब आता है कि आरबीआई और सरकार के कदम, इन्होंने कुछ कदम भी उठाया क्या? बिल्कुल उठाया कदम। कौन कौन से कदम उठाया? पहले तो नीतिगत पहल कुछ इन्होंने उठाया है। यूपीआई का वैश्विक विस्तार आप खूब सुने होंगे, यूपीआई कहाँ कहाँ पर अदर कंट्री में लॉन्च किया गया है ना। रुपे कार्ड का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये भी आप खूब फेमस सुने होंगे। G20 में INR प्रचार, किसमें? G20 में INR प्रचार। डिजिटल रुपए CBDC लॉन्च किया गया। और क्या? ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, ठीक है। IMF SDR में INR शामिल करने की मांग, है ना। ये कुछ कितने पॉइंट है? 3, मतलब 7 पॉइंट है। 7 में से अगर आप 3-4 भी याद रखे रहेंगे तो आप आराम से जो है चीज़ों को टैकल कर लेंगे एग्जाम के टाइम में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि संस्था का समर्थन कौन कौन कर रहा है? देखिएगा, आरबीआई, नीति निर्माण और निगरानी, ये समर्थन करता है। और एग्जिम बैंक, आपने सुना है, कौन? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना, सुना होगा नाम। INR व्यापार वित्त पोषण। और NDFC, इसमें क्या है कि विकास परियोजनाओं में INR। और सेबी का नाम सुनेंगे आप, बहुत जानते हैं, विदेशी निवेश आकर्षण। ठीक है, ये कुछ संस्था का समर्थन है। आपको 2 भी पॉइंट याद रखे रहेगा तो कम से कम कुछ तो लिख सकते हैं ना, बस मैटर ये करेगा। उसके बाद कहता है 2030 के लक्ष्य, कुछ लक्ष्य, हाँ बिल्कुल लक्ष्य देखिए क्या क्या है। INR व्यापार हिस्सा कितना हो जाए? 30-40% हो जाए। वैश्विक आरक्षित कितना हो जाए? 4 से 5% हो जाए। ब्रिक्स भुगतान कितना हो जाए? 50% हो जाएगा। और सार्क व्यापार कितना हो जाए? 80%। सार्क कितना? 80%, है ना। और ब्रिक्स कितना? 50%। और डिजिटल रूपी की क्या हो जाए? वैश्विक स्वीकार्यता हो जाए। अगर डिजिटल रूपी का वैश्विक स्वीकार्यता हो गया फिर तो भाई मामला एकदम क्लियर है ना। लेकिन मेन चीज़ वही टफ है थोड़ा सा। बाकी INR व्यापार अगर बढ़ जाए तब भी ठीक है। वैश्विक आरक्षित 4-5% हो जाए तो बड़ी बात है। और ब्रिक्स भुगतान 50%, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रहे जो कि मुझे लगता है कितना टाइम लगा होगा, 13 मिनट, मतलब 12-13 मिनट में एक अच्छे से रिवीजन, मतलब कि पॉइंट वाइज में हो गया, है ना। बाकी डिटेल में कोई पॉइंट कोई टॉपिक डिस्कस करें फिर वो लगेगा कम से कम 2 घंटा 3 घंटा, है ना। फिर उसको क्या करना, सीरीज टाइप चलाना पड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके चलाना पड़ता है, वो भी करेंगे। अभी मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।